Hello children, good morning. I'm going to teach you second part of 7th chapter, social change in tribal and nomadic communities. In this part you will learn about the major tribal and nomadic group of India like the Gonds and the Ahoms. Let's start. Gonds, one of the largest tribal group in South Asia, live in different part of central India and some part of Andhra Pradesh, Odisha and Chhattisgarh. गॉन्ड्स जो कि साउथ एशिया की सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है जो कि इन सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। दे रिफ़र टू देमसेल्फ एज कोई और कोयटूर। ये अपने आप को कोई या कोयटूर बोलते हैं। गोंडी द लैंग्वेज ऑफ गोंड। गोंड ट्राइबल लोगों की जो लैंग्वेज है उनका गोंडी बोला जाता है। एंड बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। जो इनकी लैंग्वेज है वो साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करती है। द Gondi people have a rich oral tradition that is passed from generation to generation. गोंडी जो ट्राइबल पीपल है, इन लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए इन लोगों का ओरल ट्रेडिशन काफ़ी रिच है। ये अपनी सारी जो भी अपने ट्रेडिशनल कस्टम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, इनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये लोग ओरल ही पास करते हैं, यानी ज़बान से ही। डिस्पाइट बीइंग द नॉमेडिक ट्रेडिशनली द गोंडी पीपल स्लोली टुक द फार्मिंग। धीरे धीरे इन लोगों ने अपना घुमंतु जीवन छोड़ करके और इन लोगों ने खेती करना स्टार्ट कर दिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वॉज द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बाय द गोंड। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इनके द्वारा किया जाता था, जो कि उस समय काफ़ी पॉपुलर शिफ्टिंग कल्टीवेशन था। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो लोग होते हैं ट्राइबल लोग, वो जंगल के एक हिस्से में सफाई कर लेते हैं, उसको नीट एंड क्लीन करके उस एरिया पर खेती करते हैं। 4-5 साल जब खेती करते हैं तो उस लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो लोग उसी जंगल में दूसरा लैंड साफ़ कर लेते हैं, तो उस लैंड को भी वो लोग पेड़ पौधों को काट देते हैं। इसीलिए इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, या फिर इसे झूमिंग खेती भी कहा जाता है। तो फिर 2-3 साल उस पर खेती करते हैं, तो जब उस लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो लोग नेक्स्ट लैंड को साफ़ करते हैं। इस तरह से ये लोग फर्स्ट लैंड पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि 12-13 साल में फर्स्ट लैंड की फर्टिलिटी वापस आ जाती है। इसीलिए इस खेती को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें लैंड को वो लोग शिफ्ट करते रहते हैं। ओवर द ईयर देयर ऑक्यूपेशन आल्सो कम टू इंक्लूडेड मेटल वर्क एंड कारपेंट्री। धीरे धीरे खेती करने के साथ साथ इन लोगों ने मेटल वर्क और कारपेंट्री भी स्टार्ट कर दिया। इसका रिजल्ट क्या निकला कि ये लोग जो है वो पावरफुल भी होते गए और वेल्दी भी, काफ़ी अमीर होते गए। Growing interaction with the mainstream society, Gaunt society came to be divided into several classes or clan with a clear hierarchical structure. धीरे धीरे जैसे जैसे गॉन्ड ट्राइबल जो थी कम्युनिटी वो पावरफुल होती गई, वैसे वैसे मेन जो सोसाइटी थी, मेन स्ट्रीम की सोसाइटी, जैसे कि हिंदू सोसाइटी या दूसरी जो भी सोसाइटी थी मेडवल पीरियड की, इनसे इन लोगों का इंटरेक्शन होता गया। तो इस तरह से गॉन्ड सोसाइटी भी उन लोग अलग अलग क्लासेस में डिवाइड हो गई। द इम्पैक्ट ऑफ दिस इंटरेक्शन वॉज ऑल्सो सीन इन द सम ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिस। और धीरे धीरे जब ये लोग दूसरे लोगों से मिलने लग गए, समाज में दूसरे सोसाइटी, दूसरे रिलीजन से जब इनका संबंध बना, तो इन लोगों के रिलीजियस प्रैक्टिस जो रीति रिवाज थे उसमें भी कुछ चेंजिंग आए। ट्रेडिशनली द गॉन्ड वर्शिप द स्पिरिट ऑफ गॉड who were part of the गॉन्ड मिथ्स एंड लीजेंड्स। जो ट्रेडिशनली जो गॉन्ड लोग होते हैं वो लोग जिस देवता की पूजा करते हैं वो उनकी प्राचीन जो कथाएं हैं, पौराणिक जो कथाएं हैं उसमें उसका वर्णन है। दे हैड अ सुप्रीम डाइटी, उन्हें बड़ा देव के नाम से बुलाते हैं उन्हें, और एंड अ क्लैन डाइटी, उनके अपने कुल देवता भी होते हैं जिन्हें पैरसा पेन बोला जाता है। ओवर टाइम दे स्टार्ट प्रेइंग टू हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। समय बीतने के साथ साथ इन्होंने हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा शुरू कर दी। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द गॉन्ड स्टेब्लिश सेवरल किंगडम। जैसे जैसे ये पावरफुल होते गए, इन्होंने बहुत सारे अपने किंगडम भी बना लिए। दीज किंगडम एट द केरला इन बैतूल, देवगढ़ इन छिंदवाड़ा,
Garhmandala, also known as the Garhkatanga, and Chandra Sirpur, particularly well known, इनको गौंड किंगडम के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा में अबुल फजल ने इन लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में लिखा है, स्पेशली गढ़कटंगा के बारे में। अलाउ द गौंड रूलर टू मैनेज द 70,000 ऑडिट विलेज दैट वर अंडर देयर रूल। अबुल फजल अकबरनामा में लिखते हैं कि जो गौंड रूलर थे वो तकरीबन 70,000 गाँव के ऊपर रूल करते थे। गौंड ऑल्सो फॉर्म्ड मैट्रिमोनियल अलायंस विद द सेवरल राजपूत क्लैंस। गौंड लोगों ने बहुत सारे राजपूत जो थे उन लोगों के साथ अपने वैवाहिक संबंध बनाए थे। संग्राम शाह द गौंड रूलर, गढ़मंडला के जो रूलर थे संग्राम शाह, गॉट हिज सन दलपत शाह टू मैरी द प्रिंसेस रानी दुर्गावती ऑफ द चंदेला डायनेस्टी इन 1542 CE। 1542 में रानी दुर्गावती जो कि चंदेला प्रिंसेस थी, उनकी शादी जो थी वो गढ़मंडला के राजा संग्राम सिंह के बेटे दलपत शाह के साथ हुई थी। आफ्टर दलपत शाह डेथ, रानी दुर्गावती रूल्ड द किंगडम एफिशिएंटली। दलपत शाह की मृत्यु के बाद जो थी रानी दुर्गावती ने ही गढ़ मंडला पर रूल किया था। व्हेन द मुगल अटैक द किंगडम इन 1564 CE, 1564 में मुगलों ने जब गढ़ मंडला पर अटैक किया तो रानी दुर्गावती बिल्कुल ने बहुत बहादुरी के साथ उसने मुग़ल सेना का सामना किया। मुगल्स वॉन द बैटल, लेकिन मुग़ल जो था वो युद्ध जीत गए। रानी दुर्गावती डाइड फाइटिंग, और जो रानी दुर्गावती थी बहुत बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारी गई। आफ्टर द मुगल कॉन्क्वेस्ट द गढ़ मंडला, द गौंड वर फोर्स टू प्लेस देयर लॉयल्टी टू द मुगल एम्पायर। They continue to enjoy the relatively peaceful existence within their kingdom for a while. However, the downfall of the Mughal Empire and the rise of new regional forces such as the powerful of Maratha and Bundelas ultimately led to the decline of the Gond. मुगलों ने जब गढ़मंडला पर रानी दुर्गावती को हराने के बाद जब गढ़मंडला पर अटैक कर लिया, कब्जा कर लिया, उसके बाद मुग़ल एम्पायर ने वहाँ के लोगों को, गौंड लोगों को फोर्स किया कि वो उनके लिए लॉयल्टी दिखाएं, और इस तरह से ये चलता रहा जब तक कि मुग़ल एम्पायर ने गढ़मंडला पर कब्जा किया हुआ था तब तक। लेकिन जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर जो था वो पतन होने लगा मुग़ल एम्पायर का, नई नई जो रीजनल फोर्सेस थी वो ताकतवर होती गईं, जैसे कि मराठे और बुंदेला, तो गौंड लोगों का भी पतन हो गया साथ साथ। तो ये थी स्टोरी गौंड किंगडम की, जिसमें कि रानी दुर्गावती बहुत ही पावरफुल थी। तो आगे का है द अहोम्स। द अहोम अराइव इन इंडिया फ्रॉम बर्माज, प्रेजेंट डे म्यांमार। अहोम जो थे वो ट्राइबल कम्युनिटी बर्मा से आई थी, बर्मा जिसे कि अब म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी में ये लोग आए थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ सुखपा ही वेंट ऑन टू बिकम देयर फर्स्ट किंग, और इस तरह सुखपा जो था पहला राजा बना इन लोगों का। ही सेट अप हिज कैपिटल फर्स्ट एट द चरायदेव एंड लेटर द गढ़गांव। इस तरह से उन लोगों ने अपना पहला कैपिटल चरायदेव बनाया, बाद में उन्होंने गढ़गांव बनाया। At the time of Sukhapa death, his kingdom spanned the area stretching from Brahmaputra in the west and Naga Hills in the east. इस तरह से जब सुखपा की डेथ हुई उस समय तक सुखपा का जो साम्राज्य था वो ब्रह्मपुत्रा से नागा हिल तक फैला हुआ था। बुद्रहीन रिवर्स एंड दिखौ रिवर तक उसका साम्राज्य पूरा नॉर्थ और साउथ में तक फैला हुआ था। अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंगमोंग, द अहोम वेंट on to the annex the kingdom of the neighboring Chutia and Kachari tribes। जो सुखपा के बाद सुंगमोंग जो लीडर थे उनके अहोम के, उस समय तक जो उसका साम्राज्य था वो उसके नेबरिंग जो चुटिया और केचारी ट्राइबल थे वहाँ तक फैल गया था। Sumong also successfully repelled the first invasion of Assam by the Pathans ruler of Bengals। इस तरह से जो सुखपा था उसने पीछे ढकेला जो पठान रूलर थे बंगाल के उन लोगों को। जो फर्स्ट इन्वेंशन था असम में माना जाता है
कि बंगाल के जो पठान थे उन्होंने पहली बार आक्रमण किया था असम पर, तो उसको उसने पीछे ढकेला था। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी अहोम फेस्ड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन बाय द मुगल्स। लेकिन 17वीं शताब्दी तक आते आते मुगलों ने तो आसाम पर कई बार चढ़ाई की। द मुगल्स intended to expand their empire and acquire resources such as the aromatic plants and elephant tusk from Assam। जो मुगल थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, साथ ही उन्हें ज़रूरत थी सुगंधित पौधों की और हाथी दांत की। इसी वजह से वो बार बार असम के ऊपर आक्रमण करते थे। द फर्स्ट मुगल इन्वेंशन टुक प्लेस इन 1615। माना जाता है कि पहली बार जो मुगलों ने आक्रमण किया वो 1615 में किया। 1662 में द मीर जुमला द गवर्नर ऑफ बंगाल managed to conquer Gargaon and forcing the Ahom ruler जयध्वज सिंघा टू फ्री। और इस तरह से जो मीर जुमला बंगाल के गवर्नर थे उन्होंने जो अहोम रूलर थे जयध्वज उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। जयध्वज फाइनली एग्रू टू ऑफर हिज एलिगेंसेस टू द मुगल रूलर औरंगजेब। और इस तरह से जो निष्ठा थी जयध्वज ने वो औरंगजेब के प्रति दिखाई और इस तरह से मुगल जो थे वो वहाँ से हट गए। हाउएवर द चक्र ध्वज सिंघा जयध्वज सक्सेसर, जयध्वज के बाद जो चक्रध्वज सिंघा थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया मुगलों की अधिकार को मानने से। The Ahom under their commander-in-chief Lachit Barkhuphukan inflicted heavy defeat in the Mughal force led by the Rajput general Raja Ram Singh in the Battle of Saraighat। बैटल ऑफ सरायघाट जो कि काफ़ी फेमस युद्ध था सरायघाट का 1671 में लड़ा गया था, जो कि राजपूत जनरल थे राजा राम सिंह और मुगलों की सेना के बीच में लड़ा गया, जब कि अहोम की तरफ से उनके कमांडर थे लच्छित भरफुकान। और मुग़ल जो थे वो उनको पीछे ढकेल दिया इस युद्ध ने, सरायघाट के युद्ध ने। एंड फोर्स रिट्रीट बियॉन्ड द मानस रिवर, इस तरह से मानस रिवर से पीछे हटने के लिए मुग़लों को मजबूर कर दिया गया। विच कॉन्टिन्यू टू बी द होम मुगल बाउंड्री टिल द अराइव ऑफ द ब्रिटिश इन 1826। जब तक अंग्रेज नहीं आए तब तक अहोम्स और मुग़लों के बीच की बाउंड्री इसी युद्ध ने तय कर दी थी। द ग्रेटेस्ट अहोम रूलर वॉज द रुद्रा सिंह। रुद्रा सिंहा अहोम रूलर बहुत ही काफ़ी ग्रेटेस्ट थे। उनकी समय में जो उनका जो किंगडम था वो काफ़ी विस्तार हुआ, उसका काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचा उनका साम्राज्य। ही बिल्ट अ न्यू कैपिटल एज रंगपुर, उन्होंने नया अपना कैपिटल बनाया रंगपुर। रुद्र सिंघा वॉज अ लिबरल रूलर, वो लिबरल थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। इसीलिए उनके समय में जो बंगाल के पठानों से रिलेशन उनका काफ़ी अच्छा था। अहोम सोसाइटी वॉज लार्जली विलेज बेस्ड एंड एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। जो अहोम सोसाइटी थी वो गाँव पर आधारित सोसाइटी थी और उनका मेन ऑक्यूपेशन जो था वो खेती बाड़ी ही थी। और अहोम पीसेंट्स प्राइमरली कल्टिवेटेड फूड क्रॉप, जो अहोम किसान थे वो फूड क्रॉप को कल्टिवेट करते थे। वेट राइस का भी कल्टिवेशन वो लोग के यहाँ काफ़ी पॉपुलर था। ईच विलेज हैज़ नॉमिनेटेड ए नंबर ऑफ पाइकास, हर गांव के जो थे वो पाइकास जो थे वो नॉमिनेटेड होते थे। जो ऑफिसर होता था ऑफ स्टेट हु सर्व इन द आर्मी एंड कैरिड आउट अदर काइंड ऑफ पब्लिक असाइनमेंट सच एज द बिल्डिंग डैम्स एंड रोड। तो जो ये पब्लिक ऑफिसर होते थे ये तरह तरह के लोक कल्याणकारी कार्य भी करते थे, जैसे डैम बनवाना, रोड और बिल्डिंग बनवाना। अहोम वर स्किल्ड एट कंपाइलिंग क्रॉनिकल्स ऑफ देयर सोसाइटी एंड टाइम्स। अहोम लोग जो थे काफ़ी कुशल थे अपने इतिहास को लिखने में, अपनी सोसाइटी को और अपने समय को कलेक्ट करने में। दीज वर नोन एज बुरंजीज, जो उनके इतिहास थे उनको बुरंजीज बोला जाता है। सम ऑफ द बुरंजीज स्टिल सर्वाइव एंड थ्रो लाइट ऑन अहोम सोसाइटी हिस्ट्री एंड कल्चर। आज भी बहुत सारी जो बुरंजीज हैं वो आज भी हैं, पाई जाती हैं, जो कि उनको पढ़ने के बाद अहोम की सोसाइटी और उनकी हिस्ट्री, उनके कल्चर के बारे में जाना जाता है। द अहोम ऑल्सो ट्रांसलेटेड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ संस्कृत टेक्सेस। अहोम्स लोगों ने बड़ी संख्या में संस्कृत जो बुक्स थी उनको भी ट्रांसलेट किया।
और इस तरह से उन लोगों ने जो नया समाज था, नई जनरेशन थी, उसके लिए अपना एक रिच कलेक्शन, अपना एक नया इतिहास, किताबों का, स्टोरीज़ का और फोक टेल्स का, यानी लोक कथाओं का छोड़ करके गए। इस तरह से अहोम लोगों का इतिहास काफ़ी सॉलिड है। अहोम जो ट्राइबल सोसाइटी असम में पाई जाती है, आज भी बड़ी संख्या में ये ट्राइबल असम में पाए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन।